तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज के बारे में। डीएनए जो है वो किस तरह से डैमेज होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके डैमेज करते हैं। आपकी बुक में 3 हेडिंग्स पे से बात की गई है। सबसे पहले हेडिंग कौन सी है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन किसे कहते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब कि जब एक्स रेस और या फिर जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेज आती है पहले ये बताओ। एक्स रेस और गैमा रेस। एक्स रेज गैमा रेज, बस, वेरी गुड। और एक्स रेज और गैमा रेज जो है वो क्या करती हैं? आयनाइज करती हैं। आयनाइज क्या करती हैं? आयनाइज एटम को आयनाइज करती हैं। चलो हम स्टार्ट करते दोबारा से। आयनाइजिंग रेडिएशन, मैं एक बात करता हूँ एक सेल की, सही है? सेल में होते हैं मॉलिक्यूल्स। आयनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन के पास क्या होती है? एनर्जी। रेडिएशन में एनर्जी होती है। और एनर्जी क्या करती है? एटम में आने के बाद, सेल में आने के बाद क्या करती है? रेडिएशन, आयनाइजेशन रेडिएशन का मतलब क्या होता है? एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और सेल से बाहर निकलता है, या फिर सेल में एक्साइट हो गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। एटम से बाहर निकलता है, अपने फ्लोर से मतलब ऊपर चला जाता है। क्या होता है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है या फिर बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन एटम से? यहाँ पे क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल जाता है एक्साइट होने के बाद। एटम्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, सही है, और इसमें यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। फॉर एग्जांपल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में होता है? छोड़ो, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ ऑक्सीजन में होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वेरी गुड। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। हम H2O की बात कर रहे हैं, चलो वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन आई और रेडिएशन ने क्या किया? एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो जो है वो इतने ज़्यादा एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद वो अपने ग्राउंड स्टेट से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल गया। जब वो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गया तो एक जो है वो एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगी ना, ये सारे पेयर्ड है लेकिन ये क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। उससे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और इससे हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और इन्हें किसी तरह से अपना शेल कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है अपना, है ना? तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सही है। और ये क्या है? फ्री रेडिकल है। अब ये किसी सेल में कहीं से भी किसी से भी ये रिएक्ट कर लेगा अपने एटम को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, सही है। ये जो है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम है ये, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि सेल में तो न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है। फॉर एग्जांपल आपका ये डीएनए है और आपके डीएनए में क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हुआ क्या कि ये जाके कुछ न्यूक्लियोटाइड से रिएक्ट करी है, ये इस न्यूक्लियोटाइड से रिएक्ट करी है और इसने एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया, सही है। इसने इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड जो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये स्ट्रैंड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। फ्री रेडिकल वैसे सेल में मोस्टली किससे बन रहे होते हैं? सेल में किससे बन रहे होते हैं फ्री रेडिकल्स? मोस्टली वाटर से बन रहे होते हैं क्योंकि आपका सेल का जो 95% कंटेंट है वो वाटर है। तो फ्री रेडिकल्स आपके पास मोस्टली कहाँ से बन रहे होते हैं? वाटर से बन रहे होते हैं। हुआ क्या कि इस फ्री रेडिकल ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या किया? इस स्ट्रैंड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बीच इनका क्या कर दिया? न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सही है। इसकी वजह से ये स्ट्रैंड्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब इस सेपरेशन तो हो गई है, अब इससे जो है वो दोबारा से ठीक भी होना है। ठीक होने के लिए क्या होगा यहाँ पर? ठीक होने के लिए क्या होगा? एक क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का ये पार्ट है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ है, और एक क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट है। अब क्रोमोसोम ये दो एंड्स जो हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए थे लेकिन ये ब्रेक हो गया। अब किसने करा? फ्री रेडिकल ने करा। अब ये दोबारा से अलाइन कैसे होंगे? आप मुझे एक बात बताएं कि अलाइनमेंट कब होती है? पूरे जब सेल साइकिल की बात करूं, सेल साइकिल में आपके एम फेज़, जी फेज़, एम फेज़, माइटोसिस फेज़, इन सब फेज़ में क्रोमोसोम्स आपस में अलाइन कब होते हैं?
मियोसिस के दौरान होते हैं। तो इन्हें अलाइन करने की ज़रूरत है। तो कौन से प्रोसेस के दरमियान ये अलाइन होंगे? मियोसिस के दरमियान। वो होता क्या है कि मियोसिस के दरमियान, अभी मैंने आपको बताया होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में, सही है। ये एक क्रोमोसोम था जो कि ब्रेक हो गया, ठीक है। इसमें जो जीन थे सेम जीन इसके होमोलोगस पेयर में भी होंगे। तो जब मियोसिस होगी ना, तो मियोसिस के दौरान इसका जो होमोलोगस पेयर है, ये इसका होमोलोगस पेयर है, ये फादर है और ये मदर है बना रहा हूँ, ये जो है वो बिल्कुल ऐसे मौजूद है। इनके दरमियान क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर के लिए एक साथ कंबाइंड होंगे। और जब ये एक साथ कंबाइंड होंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के दरमियान क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड्स जो ब्रेक हो गए थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से अलाइन हो जाएंगे। कब? ड्यूरिंग मियोसिस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कंबाइंड हुए होते हैं, सही है। अच्छा, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कन्फ्यूजन शक्ल से लग रहा है। देखो ज़रूर, अब आप पूछें कि मियोसिस तक का इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? मियोसिस से पहले भी होना चाहिए ना। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मियोसिस में होता है, लेकिन ये नॉर्मली हो रहा होता है। नॉर्मली मियोसिस से पहले भी होता है। होता क्या है कि आपका ये फ़र्ज़ करें ब्रेक हुआ है स्ट्रैंड, सही है, और एंजाइम्स इसको आके जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अलाइनमेंट गलत हो जाए। या ऐसे भी तो हो सकता है कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उस दौरान कुछ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से रिमूव होकर कहाँ चले गए? बाहर निकल गए। ऐसे भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर क्रोमोसोम्स आए, अगर एंजाइम से और डायरेक्ट अगर इसको कंबाइन कर दें तो कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाएगी, है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका जो होमोलोगस पेयर था उसको सामने रखा और अब कहा कि अब जो है ना इसको मैच करते जाओ। जो यहाँ जीन है वो यहाँ जीन होंगे, जो यहाँ जीन होंगे वहाँ वो यहाँ पर जीन होंगे, वो मैच करते जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो इस दोनों कॉम्प्लेक्स को आपस में, इस न्यूक्लियोटाइड को आपस में, दो क्रोमोसोम को आपस में मिला देंगे, सही है। तो क्रोमोसोम्स को आपस में लाने के लिए हमें होमोलोगस की ज़रूरत होगी ताकि वो मैच करते जाए कि हाँ हम अलाइन साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको किसकी ज़रूरत है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम की ज़रूरत है। और ये किस वक्त होता है? मियोसिस के दौरान। और कब होता है? जब ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और आपकी बुक में एक और बात लिखी हुई है कि जो मियोसिस है उसे समझा जाता है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट वाज इवॉल्व्ड टू रिपेयर क्रोमोसोम्स। मतलब ये मियोसिस स्टार्ट ही कैसे हुआ था? क्रोमोसोम को ठीक करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इवॉल्व होते होते पूरे सेल डिवीज़न या मियोसिस में कन्वर्ट हो गया, सही है। आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है। और ये मियोसिस, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स और सब ठीक होना ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। उनके पास वो मशीनरी नहीं है, इस वजह से वो नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन रेडिएशन हो गई कंप्लीट। काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, क्या हुआ? नहीं, ठीक है, चलो ये हो गया। फ्री रेडिकल्स की बात हो गई, सारी बातें हो गई। अब दूसरे जो टाइप वो है एग्जाम्पल है, वो क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अलग से रखा गया यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन की एनर्जी एक्स रेस और गैमा रेस से कम होती है, ज़्यादा होती है? कम होती है। जब हम टेबल में देखते हैं तो टेबल में जब हम नीचे जा रहे होते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 7 कलर्स होते हैं, 7 बैंड्स होते हैं। विजिबल रीजन जो होता है उसका क्या था? वेब गियोर। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? एनर्जी कम होती है क्योंकि वो नीचे जाते वक्त वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। इसके बिल्कुल वॉयलेट के ऊपर क्या होता है? हमेशा याद कर लो, वॉयलेट के ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के नीचे इंफ्रा रेड, सही है। और यूवी के ऊपर क्या होगा? एक्सरे होगी, क्योंकि एक्सरे और गैमा रेस ऊपर की तरफ मौजूद है ना, तो ऊपर से नीचे तक एनर्जी कम होती है, तो एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा और यूवी लाइट की एनर्जी कम। अच्छा, अब यूवी रेडिएशन जो है वो एनर्जी कम है, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम से रिमूव नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे सेल्स में, न्यूक्लियस में, जो कि इससे भी एक्साइट हो जाते हैं। और वो कौन से कंपाउंड्स हैं? कौन से कंपाउंड हैं? ऑर्गेनिक रिंग्स, है ना।
लेकिन कौन से ऑर्गेनिक रिंग? बुक में एक बात लिखी हुई है कि ये जो है वो इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन वो कौन से ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन रिंग। बिल्कुल, ऑर्गेनिक रिंग्स क्या होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, सही है, रिंग में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी सिर्फ ऑर्गेनिक लेकिन रिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्यूरिन नहीं पायरिमिडिन होता है मोस्टली क्या होता है? पायरिमिडिन जो होता है वो आसानी से इससे जो है वो ख़राब हो जाता है। कैसे ख़राब होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रैंड है और ये आपके पास दूसरा स्ट्रैंड है। यहाँ पर एक पायरिमिडिन है जो कि मोस्टली थायमिन होता है, थायमिन में मोस्टली ऐसा होता है, एक थायमिन है, ये दूसरा थायमिन है और ये तीसरा थायमिन है। होता क्या है कि सामने वाले से बना रहे होते हैं, एडेनिन से बना रहे होते हैं डबल बॉन्ड, है ना। लेकिन जब यूवी लाइट पड़ती है ना तो ये जो थायमिन है इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से वो ब्रेक हो जाती है और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। कौन सी बॉन्डिंग? कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से क्या बना लेते हैं? एक डायमर बना लेते हैं, सही है। तो ऑर्गेनिक रिंग्स स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जिनमें यूवी रेडिएशन होती है? मोस्टली पायरिमिडिन, और पायरिमिडिन नहीं मोस्टली थायमिन होता है, ठीक है। और जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम आएगा जो कि इस पूरे स्ट्रैंड को ब्रेक कर देगा यहाँ से, उसके बाद फिर वो रीड करेगा और फिर यहाँ पर बनाएगा। इस तरह से होता है। और इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम क्या है पता है? इससे स्किन कैंसर होता है। यूवी रेडिएशन से क्या होती है? स्किन कैंसर होता है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम। अच्छा, यूवी रेडिएशन हो गई। और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कौन सी है? केमिकल म्यूटेशन।